Hey guys, this is Manish and I'm gonna present you an awesome quick revision series on company law. So what is the purpose of the series that I'm gonna cover each and every topic of company law. So I'm also providing you some compressed notes that we say bullet notes. See, bullet notes helps you in memorizing the concept and the format of your exam that you have to write. Okay, and I'm also going to present you some tricks for writing the examination. Tricks involve various case studies, examples and diagrams. So I would let you know that where you should write the case studies, examples and diagrams in just 1 to 1.5 hours. So you just have to sit and watch my video for 1 to 1.5 hours and you would have known more than sufficient for writing the examination. So what are the various topics of unit 1? So the first unit 1 is basically for corporate personality. There are 3 topics. The first is kinds of companies, promotion of companies and incorporation of companies. सो आर यू रेडी गाइस? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है. तो कंपनी एक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो कंपनी की डेफिनेशन है, दैट सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन है जो दैट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. ओके, इट इज़ द ईजिएस्ट डेफिनेशन यू कैन फाइंड एनीवेयर. ओके, and now from Companies Act 2013 there is a definition that we say company formed and registered under Companies Act. जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत फॉर्म होगी और रजिस्टर होगी उसे हम कंपनी बोलेंगे. देखिए हम लोग के पास 2 कंपनीज एक्ट हैं. एक तो अभी अभी जो 2K14-13 में बना है और पहला 1956 में था. तो जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी या इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो दोनों ही कंपनीज मानी जाएंगी. ओके, तो जल्दी से हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है काइंड्स ऑफ कंपनीज. सी, देयर आर बेसिकली 6 काइंड्स ऑफ कंपनीज. देयर आर बेसिकली 6 काइंड्स ऑफ कंपनीज. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 6 बेसिस. तो सबसे पहला बेसिस है हम लोग का इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के बेसिस से 3 तरह की कंपनीज होती हैं. पहली है चार्टर कंपनी, दूसरी है स्टैट्यूटरी कंपनी एंड तीसरी रजिस्टर्ड कंपनी. तो चार्टर कंपनी क्या होती है? चार्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, हम किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को बनाती है ताकि ये कंपनीज़ दूसरी किसी कंट्री में जाएं और वहाँ पे जो भी डील करें और उस डीलिंग से अपनी देश की गवर्नमेंट को फ़ायदा हो. लाइक सपोज दिस इज़ इंडिया एंड यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कंपनी बनाई जो कि बांग्लादेश गई, चाइना गई, पाकिस्तान गई, अफ़गानिस्तान गई और वहाँ पे डीलिंग करके इंडिया की गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स करा रही है या तो बेनिफिट्स करा रही है. तो ये एक चार्टर कंपनी हुई. तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज़ बना सकती हैं? तो सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने हम लोग के देश पे काफ़ी साल, हम लोग के देश जिसकी कॉलोनी थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है सिर्फ वही इस तरह की कंपनीज़ बना सकती है, ये चार्टर कंपनीज़ बना सकती है. तो एक स्पेशल चार्टर होता है जो किंग या क्वीन के से ग्रांट होता है, वो लोग साइन करते हैं, उससे कंपनी यहाँ पे आती है. जैसे कि हम लोग की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और चार्टर इन स्टैंडर्ड चार्टर बैंक. तो ये कंपनीज़ बेसिकली क्या कर रही थी? ये कंपनीज़ बेसिकली यहाँ पे इंडिया में आके डीलिंग कर रही थी जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट्स हो रहे थे. ओके, द सेकेंड कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी मतलब मीन्स वैधानिक, हिंदी में इसका मतलब होता है वैधानिक. स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान इन कंपनी को, किसी भी देश के संविधान में इन कंपनी के बारे में दिया होता. मीन्स जैसे कि ये कंपनी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है. जैसे कि इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक, हर एक देश के पास अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है. इंडिया के पास आरबीआई है जो कि हम लोग को बहुत ज़रूरी है. तो ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हर एक कंट्री को उनकी ज़रूरत है. तो स्टैट्यूटरी कंपनी वही कंपनीज़ होती हैं जिस किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन कंपनीज़ की मांग रखता है और उन कंपनीज़ के बारे में मेंशन करता है. ओके, रजिस्टर्ड कंपनी, थर्ड जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी है. ये कंपनीज़ वो होती हैं जो किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं.
दूसरा हम लोग का बेसिस है लाइबिलिटी का, कि किसी भी पर्सन के ऊपर कितनी लाइबिलिटी होती है किसी कंपनी से। तो पहला है कि लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। तीन तरह से कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड बाय शेयर्स है कि मान लीजिए हम लोग के पास, हम लोग की कंपनी के एक शेयर है 10 रुपये का, और किसी भी शेयर होल्डर, हम लोगों ने, कंपनी ने, जैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर के पैसे लेती है, मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट है जो एप्लीकेशन मनी है वो 2 रुपये की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 3 रुपये की, और तीसरी 3 रुपये की, चौथी 2 रुपये की। सो कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट लोगों से मांग ली, लोगों ने 2 रुपये उसके दे दिया। अब लोगों को देना बचा हुआ है 8 रुपये। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं वो इतनी लायबिलिटी बताती हैं कि जो बचे हुए 8 रुपये हैं शेयर होल्डर्स को, सिर्फ वही उनकी लायबिलिटी है। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाती है। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर लॉस में चली गई तो फिर शेयर होल्डर्स के, जैसे कि शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, अगर कंपनी लॉस में चली गई, शेयर होल्डर्स के घर जाके उनके सारे प्रॉपर्टीज़ में से टेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। अब दूसरी कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। मान लीजिए 4 लोग हैं और 4 लोगों में से किसी एक बंदे के पास सफिशिएंट फंड है कंपनी को चलाने के लिए, और 3 बंदों के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो वो बंदा क्या करता है, गारंटी ले लेता है कि हाँ चलो तुम लोग बिज़नेस करो, अगर कोई भी फ्यूचर लॉस होते हैं तो उसका ज़िम्मा हम उठाएंगे। ओके। और थर्ड कंपनी वही अपनी, कि चार बंदे हैं, चारों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कैपिटल, और अगर किसी फ्यूचर लॉस हुआ तो चारों लोग उसको इक्वली बियर करेंगे। और फिर मेंबरशिप के मामले में प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। और 1 पर्सन कंपनी 2013 कंपनी एक्ट का नया एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा 5 लाख से ऊपर कैपिटल रख के एक नई कंपनी खुद की खोल सकता है। ओके। तो मेंबरशिप के मामले में सिर्फ 3 तरह की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के मामले में कि किस कंपनी का किस पे कैसा कंट्रोल होता है। सो सपोज़ ये कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी डीलिंग्स चल रही हैं, काफ़ी अच्छा है, इसके ट्रांजैक्शन चल रहे थे। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी जो बहुत ही लॉस में जा रही है, बार बार बहुत ही लॉस में जा रही है, और इस कंपनी ने कहा कि इस कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड कर लिया, मीन्स ख़रीद लिया। ओके। होल्ड करे हुई है, इसके लॉस ये कंपनी उठा रही है और इसके प्रॉफिट्स भी ये कंपनी उठाने लग गई। तो ये कंपनी एक्स कंपनी, मान लीजिए ये वाई कंपनी है, तो एक्स कंपनी वाई कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी, और वाई कंपनी एक्स कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी होगी। ओके। तो सब्सिडियरी कंपनी भी 3 तरीके से हो सकती हैं। पहला कि एक्स कंपनी अगर वाई कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स कंपनी के हैं, अगर वाई कंपनी में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स कंपनी के हैं, उन्होंने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पूरा स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर खरीद लिया है वाई कंपनी का, तो इस तरीके से भी वो भी उसकी सब्सिडियरी कंपनी हुई। और दूसरा, ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, 51% शेयर खरीद लो और वो कंपनी आपकी हो जाएगी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। तीसरा होता है सब सब्सिडियरी कंपनी, एक होती है। मान लीजिए कि एक ये कंपनी थी, ये भी बहुत लॉस उठा रही थी, किसी टाइम इस कंपनी वाई कंपनी, ये जेड कंपनी है, किसी टाइम वाई कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड कर रखा था। अब मान लीजिए ये लॉस उठाने लग गई, तो एक्स कंपनी वाई कंपनी को होल्ड कर रही है, और वाई कंपनी ने पहले से जेड कंपनी को होल्ड कर रखा है। तो अल्टीमेटली जेड कंपनी एक्स कंपनी की सब सब्सिडियरी कंपनी हुई ना। तो ये जेड कंपनी एक्स कंपनी की सब सब्सिडियरी कंपनी होगी। और चौथा हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो 2 तरह की कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ओन होती है, एक तो गवर्नमेंट की होती है, या तो फिर गवर्नमेंट की नहीं होती। और चौथा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ऐसी कंपनीज़ जो हम लोग के को जो नेशनल को बेनिफिट्स पहुंचा रही हैं। तो हम लोग के इंडिया में जैसे रिलायंस वगैरह हो गई, तो ये इंडियन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में रह के डीलिंग कर रही हैं, और एमएनसी भी हैं, जैसे रिलायंस एमएनसी भी हैं,
और टैक्स पे कर रही हैं, तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, अपने देश को फ़ायदा हो रहा है। और कुछ ऐसी फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि बाहर की कंपनी आ जाती हैं अपने देश में, सोनी वगैरह, तो यहाँ पे आके डील करती हैं, हम लोग को टैक्सेस पे करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करती हैं, जिससे कि हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो ये पहला टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज़, तो आप ये सारा डायग्राम बना सकते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा 3 मार्क्स। और अगर किसी भी कंपनी के बारे में इंडिविजुअल पूछा जाए तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। हे गाइस, नाउ वी आर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रमोशन ऑफ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी का भी मन करता है कंपनी खोलने का, तो उसको क्या करना होता है। जैसे किसी का भी मन करे कंपनी फॉर्म करने का, तो उससे क्या करना है। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। मान लीजिए किसी बंदे को खोलना है, तो उसको 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि 2 स्टेजेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रमोशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग कैसे कंपनी खोल सकते हैं, आइए इसे पता करते हैं। सबसे पहले हमें किसी कंपनी को खोलने के लिए हमें उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, इनका नाम है एम। इन पर्सन के पास, भाई साहब के पास एक आइडिया है। आइडिया होना पहला स्टेज है। आइडिया होना ज़रूरी है, बिना आइडिया का कोई भी कंपनी नहीं खोली जा सकती। तो इनके पास ये आइडिया आता है कि मान लीजिए हमको इन्हें इंदिरापुरम में किसी शॉप की शॉप खोलनी है। ओके, तो शॉप खोलने के लिए वो इंदिरापुरम में, पहला आइडिया इनके पास आ गया। दूसरी स्टेज होगी कि वो इंदिरापुरम में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंदिरापुरम में नहीं, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे उस बिज़नेस के, की और क्या कैसे कंपटीटर्स हैं, और जितना भी चीज़ें आती हैं, कितना पैसा लगेगा, हर चीज़ जो भी हो गई, कितना पैसा किसी से लेना है, दुकान कहाँ पे खोलनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आता है। तीसरी चीज़ है कि जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तब जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिज़नेस की, कैपिटल फंड्स वगैरह, कौन किसको कितना पैसा देना है, या दुकान कब से खोलनी है, दुकान की मरम्मत करानी है, जो भी चीज़ें उसमें आती हैं, कौन सा डीलर से हमको सामान लेना है, कौन से डीलर्स को हमको सामान देना है, सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। जब ये सब चीज़ें हम लोग के सामने आ जाती हैं, तो चौथा स्टेप होता है कि वो उसको फाइनेंस कर देता है, उसमें उस चीज़ में पैसा लगा देता है। फाइनेंस करने के साथ साथ वो इनकॉर्पोरेशन भी करा लेता है अपनी कंपनी का। ओके, ये तो इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो हम लोग इनकॉर्पोरेशन कैसे करा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन हम लोग का जो तीसरा टॉपिक है, इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए। तो सबसे पहली जो स्टेज है, हम लोग के प्रिलिमिनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कि हम लोग को जाके पहले इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म लेना पड़ता है किसी भी ऑफिस से, रजिस्टर्ड ऑफिस से, जो भी ऑफिस रजिस्टर्ड है वहाँ से फॉर्म लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको फॉर्म को फिल करना पड़ता है, उसमें अपनी कंपनी के बारे में लिखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, उसमें अपनी कंपनी का नाम देना होता है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम लोग को उन्हीं डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग ने फिल कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी हम लोग को डिलीवरी करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, जहाँ जो भी ऑफिस है उसको हम लोग अपनी डिलीवरी कर देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की। उसमें हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग को भरना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भरना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग आगे सेकेंड यूनिट है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हैं हम लोग के डायरेक्टर से या हम लोग के एजेंट से, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे जाके रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं। तो तीसरे स्टेप में रजिस्ट्रार क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है, उनको क्रॉस चेक करता है कि जो भी नाम बंदे ने दिया है वो नाम वैलिड है, किसी दूसरी कंपनी का तो वो नाम नहीं, जो भी लोगो उसने दिया है, जो भी चीज़ें डिटेल्स दी हैं वो वैलिड हैं कि नहीं। और एट लास्ट वो हम लोग को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देता है। सर्टिफिकेट के बाद, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आने के बाद भी कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आने के बाद बिज़नेस नहीं खोल सकती। बिज़नेस वो तभी खोल सकती है जब हम लोग के पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आता है, बिज़नेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट आता है। तो 4 स्टेजेस में ये फॉर्मेशन होती हैं, हम लोग ने ये 4 स्टेजेस पढ़ ली, और हम लोग का यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। So guys, if you liked our video, so just like and subscribe to our channel BBA Hacks for more such videos, okay? And do let us know your feedbacks and your request. If you have any request for a specific topic, okay, we will deal according to your responses. So for any queries for marketing, HRM or advertisement, so just contact to Pavas. Here is his ID. And if you have query and IBS, company law or accounts, so you just contact to me. Okay, so whatever you want, you just tell us
and we will make another video for that. And if you want unit 4, unit 2 to unit 5, then subscribe to our channel for those videos. Okay, thank you.